रंजन जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। तो कोडरमा की पहले बात कर लेते हैं, वहां पर कितना दिलचस्प मुकाबला। देखिए, अगर हम कोडरमा की बात करें तो फिर ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आ जाएगा। तो अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से अगर शुरू करें तो जो कोडरमा की सीट है, यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है नीरा यादव बीजेपी से हैं, और सामने जो हैं सुभाष यादव हैं, जिनके लिए प्रचार करने के लिए लालू प्रसाद यादव खुद आए हुए थे। और यहाँ पर शालिनी गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार आजसू प्रत्याशी थी, इस बार वो त्रिकोण बना रही हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। और यहाँ जो मुकाबला है इसमें बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि शालिनी गुप्ता किस तरह का प्रदर्शन करती हैं। अगर वो वैश्य वोटरों में सेंधमारी कर देती हैं तो नीरा यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प है कि इसमें जो है किस तरह से वोटों का बंटवारा हुआ है। मनीष वहाँ पर थे, इन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं, क्या कुछ लगता है मनीष? देखिए, अगर हम लोग कोडरमा विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ यादव बहुल वो क्षेत्र है, वहाँ वैश्य भी हैं और वहाँ मुस्लिम वोटर भी डिसाइसिव माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सालों से हम कह सकते हैं कि हम कहेंगे कि यादव जो प्रतिनिधि रहे वो अन्नपूर्णा देवी राजद से थी, तब भी थी, उनके पति भी रमेश प्रसाद यादव भी थे, वो भी वहाँ से प्रतिनिधित्व रहे हैं, मंत्री में भी रहे हैं। लेकिन जब भाजपा में आ गए अन्नपूर्णा देवी तो उसके बाद से कुछ सिनेरियो वहाँ का चेंज हो गया। लेकिन प्रतिनिधि जातीय समीकरण की हम बात करें तो निश्चित तौर पर वो जिस समाज से आती तो वही रहा। अब चूंकि तीसरी बार भाजपा ने डॉक्टर नीरा यादव पर भरोसा जताकर उनको टिकट दिया है, तो भाजपा के चूंकि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बातें होती हैं, चूंकि होता यही है कि जब लगातार कुछ विधायक रह जाते हैं तो एक स्वतः वहाँ पे एक एंटी इनकम्बेंसी भी बातें उठने लगती हैं और लोग नाराज होते हैं। लेकिन चूंकि सुभाष यादव को मौका वहाँ मिला है, आरजेडी ने दिया है, भरोसा जताया है, चूंकि सुभाष यादव आने वाले समय में झारखंड में राजद का एक बड़ा चेहरा होकर उभरेंगे, यही वजह है। और वो माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के दत्तक पुत्र के रूप में, और शायद यही वजह था कि बीमार हालत होने पे भी, अस्वस्थ होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव सड़क मार्ग से पहुंचे हैं वहाँ पर, उन्होंने वहाँ कैंप किया है। अब कैंप करने के पीछे कारण ये था कि चूँकि मुस्लिम वोट वहाँ पर है तो वो पोलराइज करे, और MY समीकरण अगर उनके पक्ष में आता तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए कठिन ये हो जाता। अब चूँकि शालिनी गुप्ता जिस वर्ग से आती हैं, व्यवसाय वर्ग है, तो उनका जो वोट है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है, हम लोग काफ़ी जगह बातचीत भी वहाँ हमारी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि शालिनी गुप्ता जो वोटें मिले अलग अलग बूथे पे भी मिला है, लेकिन जो यादव वोट है, जो भाजपा का वोट है, वो अपना एक मुश्त कोई सतगांव में, कहीं मरकच्चों में, कहीं यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे शालिनी गुप्ता एक डिसाइसिव हो जाएंगी निश्चित तौर पे। तो अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि टक्कर बहुत कांटे का है, और जब रिजल्ट आएगा तो वो अप्रत्याशित भी रिजल्ट हो सकता है। कोडरमा में एक चीज़ और भी देखने को मिली जब लालू प्रसाद यादव आए वहाँ पे मनीष, तो एक चीज़ ये भी देखा गया कि थोड़ा चेंज हुआ जिस तरह से चीज़ें चल रही थी वहाँ पर कोडरमा के अंदर। और बात की जाए सुभाष यादव मैदान में है, शालिनी गुप्ता और नीरा यादव, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ था कि भाई सबको लग रहा था कि कहीं जो टक्कर है वो इस बार जो है शालिनी गुप्ता थोड़ा बैक, लेकिन सुभाष यादव थोड़ा बैक होंगे। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव आए उनके कैंपेनिंग करने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार किया, चीज़ें थोड़ी बदली, और वहाँ पर जो है थोड़ी चीज़ें मतलब ऊपर नीचे। अब यहाँ पर जो है त्रिकोणी जो है देखने को मिल रहा है कि तीनों लोग इस समय वहाँ पर टक्कर में हो। खासकर शालिनी गुप्ता की बात की जाए मनीष, आपने भी देखा किस तरह से शालिनी गुप्ता ने जो है बड़ा कहते हैं ना बढ़त हासिल की है, वो भी एक चौंकाने वाली बात है वहाँ पे। पिछली बार जो यहाँ वोटिंग हुई है असेंबली इलेक्शन में, वो 59.77% जो है वोटिंग हुई थी, और इस बार वो बढ़ा है, 62% हुआ है। अब ये जो बढ़ा है, अब ये क्यों बढ़ा है, ये एक दिलचस्प बात है। क्या लालू प्रसाद यादव ने जो वहाँ सभा की, उसने लोगों को मोटिवेट किया, क्या वो निकल कर आए? अगर वो निकल कर आए तो सुभाष यादव को फायदा होगा, और अगर आपको मान लीजिए कि दूसरे पॉकेट से निकल कर आ रहे हैं तो फिर उस अनुसार जो है नीरा यादव को भी ये फायदा पहुंचा सकता है। उस वक्त जब हम लोग कोडरमा पे बातचीत कर रहे थे आसिया जी, तो जो मेरा एक सवाल था कि चूंकि कोडरमा से जो JLKM के प्रत्याशी थे मनोज यादव, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था। तो देखिए, मनोज यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये माना जा रहा था कि चूंकि JLKM का जो कोर वोट है वो महतो मेहता चौधरी वोटर्स जो हैं वो हैं, और जब पिछली बार शालिनी गुप्ता लड़ रही थी तो वो 22
0.16% वोट लाने में कामयाब हुई थी, लेकिन तब वो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। तो मुझे लगता है कि ये जो महतो मेहता चौधरी वोट की बात हम कर रहे हैं वो उस वक्त आजसू के पास ही हुआ करता था, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो शालिनी गुप्ता को गया था। इस बार शालिनी गुप्ता निर्दलीय हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो महतो मेहता चौधरी का जो वोट है लगभग आप मानकर चलिए 10% के आसपास, ये किसके पाले में गया होगा। ट्रेडिशनली ये लोग बीजेपी आजसू गठबंधन को वोट करते रहे थे। अब अगर इसमें जो है जयराम की वजह से जो सेंधमारी हुई है उसमें, तो उस ताप से आप कह लीजिए कि कोडरमा में जो है वो बची रही है। अब अगर ये वोट जो है नीरा यादव की तरफ गया होगा तब फिर मानकर चलिए कि उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। हालांकि यहां पर कामेश्वर महतो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में ये वोट अगर नीरा यादव को गया होगा तो उनकी स्थिति मजबूत मुझे लगता है कि हो सकती है। हालांकि यादव वोटर्स लालू यादव आने के बाद किस तरह से पोल में बटे हैं ये देखना एक दिलचस्प बात होगी। मनीष, चलिए, हजारीबाग लोकसभा की बहुत सारी सीटें हैं, यहाँ पर किस तरह का मुकाबला दिख रहा है? बड़का गांव है, बरकट्ठा है, हजारीबाग खुद है, बरही है, तो ये सब सीटें क्या लग रही है? यहाँ का जो मिजाज हमने लगातार आकलन किया है, जो समीकरण पर हम बात करते रहे हैं, क्या परसेंटेज वैसे ही कुछ इशारा कर रहे हैं? देखिए, अगर कोडरमा की बात हमने नॉर्थ छोटा नागपुर में कर ली है, हाँ। अब हम बरकट्टा की बात कर लेते हैं, तो बरकट्टा में भी अगर आप देखिए तो वहाँ एक मुकाबला जो है वो दिखता है। अमित यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जानकी यादव जो हैं वो जेएमएम से इस बार वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कुमकुम देवी जो है बागी बनकर चुनाव लड़ रही हैं। बटेश्वर महतो भी हैं, हाँ, बटेश्वर महतो हैं, उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी हाँ, बटेश्वर महतो जो हैं वो एक तगड़े कैंडिडेट हैं। और मुझे लगता है कि जब हम बरकट्टा की बात करें तो ये भी बताएं कि बटेश्वर महतो जो वोट लाएंगे, चूंकि अगर आप यहाँ महतो मेहता वोटर्स को देख लें तो ये ऑलमोस्ट 18-20% के आसपास हो जाते हैं। और यही वजह है कि जब पिछली बार भी वो लड़ रहे थे तो 16% वोट था उनके पास, 33,526 वोट। और अमित यादव जब पिछली बार लड़ रहे थे तो उनको 72,572 वोट मिला था, और जानकी यादव तब बीजेपी से थे तो उनको 47,000 वोट मिला था, और लोकसभा में बीजेपी यहाँ 96,876 वोटों से लीड करने में सफल रही थी। लेकिन इस बार चूंकि हम जानकी यादव चले गए हैं जेएमएम में और उनको टिकट नहीं, और निर्दलीय थे ये अमित भाजपा ज्वाइन कर लिए, पहले ही चुनाव की सुबह से पहले इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अमित शाह का प्रोग्राम भी हुआ है, लेकिन जो जानकारी वहाँ से मिल रही है वो ये है कि मुस्लिम वोट जिधर चला गया, अल्पसंख्यक वोट इधर गया तो ध्रुवीकरण होता है फिर भाजपा वोट का। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा अमित के जीत भी बात हो रही है कि भाजपा वहाँ से जीत भी सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बटेश्वर महतो का जो वोट है वो अगर आगे कुछ बढ़ा है तो निश्चित तौर पर थोड़ी परेशानी भाजपा के लिए वहाँ हो सकती है। लेकिन बटेश्वर महतो पिछली बार भी 16% वोट लाने में सफल रहे थे। जब देखिए फाइट ट्रायंगुलर हो जाती है तो बीजेपी को वहाँ थोड़ा एज मिल जाता है। और इसकी पिछली बार भी देखिए, अगर अमित कुमार यादव की बात कीजिए तो उनको 34.29% वोट ही मिले थे, कोई 40% प्लस में वो नहीं थे, लेकिन तब भी वो 24,812 वोटों से जीते थे। तो इसकी वजह यही थी कि बटेश्वर महतो ने, और पिछली बार AIMIM के भी कैंडिडेट यहाँ पर थे, वो 15.84% वोट लाने में सफल रहे थे। इस बार वो नहीं है, तो मुझे लगता है कि जानकी प्रसाद यादव के लिए राहत की बात है, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 16.5% के आसपास हैं, 16.6% हैं। तो यहाँ पर भी एक फाइट आपको दिख रही है। बटेश्वर मेहता उसको ट्रायंगुलर बना सकते हैं, ट्रायंगुलर बना तो अमित यादव को फायदा थोड़ा होता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए, अब हमारे पास वक्त भी कम है तो जल्दी जल्दी में निपटाते हैं तमाम सीटों को। हाँ, बरही विधानसभा बहुत दिलचस्प। तो बरही मनीष जी बताएंगे। बरही में चूंकि उमाशंकर अकेला को कांग्रेस ने सीट नहीं दी, आखिरी मौके पर उनको जाना पड़ गया साइकिल की सवारी के लिए, और जब वो आ गए तो उधर अरुण साहू जो हैं, तिलेश्वर साहू के लड़के हैं, साहू वहाँ डिसाइसिव हैं।
हालांकि चौपारण इलाका भी है, तो सपा से पहले भी चुनाव ये उमाशंकर अकेला लड़ चुके हैं और उनको उम्मीद है। एक और बड़ा फैक्टर वहाँ पे कि उमाशंकर अकेला का जुड़ाव शुरू से यशवंत सिन्हा के साथ रहा है। अब यशवंत सिन्हा भले ही एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हो, लेकिन उनकी जो पकड़ है उस इलाके में काफ़ी है और मैं इस बात को जानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट सपा को उनको मिलेगा, उमाशंकर अकेला को मिलेगा। जब हम लोग कवरेज करने के लिए गए थे तो मैंने उनसे पूछा भी था, तो वो मुस्कुरा के जवाब दिए थे। एक वह अब साहू वोट है आपको तिलेश्वर साहू की कांग्रेस से हट करके, तो वहाँ भी मुकाबला जो होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। अपने सबके कैडर वोट है, लेकिन अगर साहू वोट अरुण साहू की तरफ जा रहा है, उमाशंकर का अपना वोट उनके पास आ रहा है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा आसान हो जाएगा फिर मनोज यादव के लिए, क्योंकि मनोज यादव उस इलाके के अच्छे खासे दबंग भी कहेंगे या नहीं भी, लेकिन उनकी एक है, कहीं खड़े होते हैं तो कई लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये मैंने उनको देखा है, तो उनका भी चांसेस वहाँ पर बन रहा है। जल्दी समय कम हमारे पास, तो हर एक सीट पर हम जल्दी चर्चा कर लेते हैं। बड़का गांव के बारे में तो मनीष ही बताएंगे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मनीष गए थे वहाँ कवर करने के लिए। मनीष, क्या देखा आपने? देखिए, बड़का गांव की बात करें तो बड़का गांव में वहाँ पर हम बात कर ले कांग्रेस और बीजेपी की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनडीए अलायंस की बात करते हैं, वहाँ पर एनडीए और एनडीए अलायंस की बात करते हैं, तो देखिए जो महिलाएं हैं और हम बात कर ले वहाँ पर तो महिला वोटर्स जो है ना, महिलाओं को काफ़ी देखती हैं। तो ऐसे में बात की जाए अम्बा प्रसाद से काफ़ी जो महिलाएं हैं काफ़ी प्रभावित हैं। एक तो महिला है, दूसरी चीज़ महिला, मैं खुद महिला हूँ, अगर कोई महिला वोटर होती है तो मुझे लगता है उससे ही वोट दो। हाँ, तो और एक चीज़ और भी अम्बा प्रसाद के अंदर रहा है, जो एक फैक्टर रहा है, उनके सभाओं से इतर जाके जब भी मैंने बात की तो कई लोगों ने ये चीज़ कही है कि अम्बा प्रसाद जो है वो कहते हैं ना कि आम पब्लिक की तरह उन्होंने लोगों से मिलती हैं और एक आम, वो नहीं लगता है कि वो विधायक हैं और लोगों के बीच में जाती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो बैठती हैं, लोग उनको घर से, वास्तव में लोग कहेंगे तो शायद लोग हंसे, लेकिन वास्तव में लोग उनके घर पे पहुंच जाते हैं, उनको हाथ पकड़ के खींच ले जाते हैं। चलिए, लेकिन मनीष जी, रोशन लाल चौधरी के लिए देखिए योगी ने भी सभाएं की हैं, लगातार सभाएं हुई हैं, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक पहुंचे हैं रोशन लाल चौधरी के लिए, तो कड़ी टक्कर वहां दे रहे हैं। बिल्कुल, यही तो फैक्टर हो गया है। जब वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने जो जनसभा की वहां पर रोशन लाल चौधरी के लिए, वो वहां पर कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरफ एक इशारा करने लगा है, क्योंकि रोशन लाल चौधरी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, देखिए योगी आदित्यनाथ जो भी बोलते हैं उसका असर जरूर दिखता है उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। वो कहीं भी बोले, या तो उसका निगेटिव आपको उसका असर दिखेगा या तो पॉजिटिव असर दिखेगा। आप देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की वहां बीजेपी वहां जीती है। ऐसे में कई जगह ऐसा होता है उसका जो फैक्टर नहीं दिख पाता है, तो योगी आदित्यनाथ जहां भी जाएंगे उसका या तो एक्स फैक्टर दिखेगा या तो पॉजिटिव दिखेगा या तो निगेटिव दिखेगा। और यहां पर देखिए बात की जाए, जहां अम्बा प्रसाद ये समझ रही थी कि नहीं हम जीत रहे हैं, वो आश्वस्त थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा ने तो थोड़े से पसीने उनके दिखा दिए। चलिए हजारीबाग सीट पर बात करते हैं रंजन जी। हजारीबाग की सीट अब मनीष जायसवाल सांसद बने हैं, उसके बाद खाली हुई है, नहीं तो लगातार वो बीजेपी का गढ़ रही है, बीजेपी की सीट रही है। अब मुकाबला यहाँ प्रदीप प्रसाद के आने के बाद, उधर मुन्ना सिंह है, हर्ष अजमेरा है, इन सब के आने के बाद मुकाबला कैसा दिख रहा है? देखिए, चुनाव के पहले जब शुरू होती है चीज़ें तो लगता है कि कई कुआं खोल रहे हैं, हाँ, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वो रास्ता जो है वो संकरा होता चला जाता है और वो आम तौर पर दो पोल में बंटता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला होगा वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होगा। बीजेपी से प्रदीप प्रसाद मैदान में है और मुन्ना सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, अगर आप प्रदीप प्रसाद की भी बात कीजिए तो वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे 2014 में और तब उन्होंने 31% वोट लाए थे मनीष जायसवाल के खिलाफ। अभी उनके साथ मनीष जायसवाल का भी समर्थन है। बीजेपी का अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है हजारीबाग में। हालांकि मुन्ना सिंह भी जो हैं बहुत दमदार कैंडिडेट हैं और लगभग 10-15 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। कोविड के दौरान उन्होंने कई काम भी किए हैं और वो भी जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में और तब उन्होंने 15% वोट लाए थे। तो दोनों का एक मास बेस तो है और दोनों लोगों से जुड़े रहे हैं, चूँकि दोनों सामाजिक कार्यों में गहरी अभिरुचि लेते हैं। तो इसलिए मुकाबला यहाँ का दिलचस्प है। लेकिन यहाँ पर देखिए मुस्लिम वोटर्स भी 25.2% हैं। अब उदय मेहता JLKM के हैं, क्या वो कोई असर डाल पाते हैं? अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर
महतो मेहता वोटर्स जो है फिर से बीजेपी की तरफ जाएगा। और अगर ऐसा होता है, चूंकि हजारीबाग एक ऐसी सीट है जहां पोलराइजेशन अक्सर देखने को मिलती है, और अगर पोलराइजेशन होता है, चूंकि मुस्लिम वोटर्स 25.2% दिख रहे हैं, तो अगर पोलराइजेशन होता है तो फिर फायदा जो है बीजेपी को हो सकता है। एक और फैक्टर है कि सौरभ नारायण सिंह अब पूरी तरह से राजनीति से एक तरह से हम कहते तो अलविदा ले लिए हैं, तो उनके जाने के बाद ही वहाँ ये मौका सबको बाकी लोग को मिला। अब देखना है कि वो, हालांकि अब वो है नहीं, तो निश्चित तौर पर अब चूंकि बीजेपी इस बार चुनाव प्रचार में कहीं दिखे थे, हाँ, लेकिन वो अब नहीं, उस सक्रिय राजनीति में अब नजर नहीं आ रहे हैं, खुद नहीं है। चलिए, और कोई सीट बची है क्या? चतरा की सीट बच गई। हाँ, चतरा की सीट, यहाँ पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं उनकी बहू इस बार चुनावी मैदान में है, क्योंकि अब जो जातिगत समीकरण बदले हैं या जाति की वजह से ये सीट सत्यानंद भोक्ता के हाथ से निकल गई है, तो अब उनकी बहू को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प मिल रहा है? क्या सत्यानंद भोक्ता की जो लिगेसी उससे आगे बढ़ा पाएंगे उनकी बहू, या फिर यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट बाजी मारेगा? यहाँ भी जबरदस्त मुकाबला है। तेजस्वी यादव रश्मि प्रकाश के नॉमिनेशन में आए, यहाँ यादव वोटर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आरजेडी का एक माई इक्वेशन होता है ना, उसको ये सपोर्ट करता है। 15.1% मुस्लिम और 15.8% यादव, तो ये लगभग 31% हो जाता है। लेकिन जो यादव वोट है उसमें डेंट लगाने के लिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव की कई सभाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। और यहाँ पर देखिए, ट्रेडिशनली भी जो मुकाबला पिछले 20-25 सालों से है वो जनार्दन पासवान वर्सेस सत्यानंद भोक्ता ही होता था। इस बार भले सत्यानंद भोक्ता नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी बहू है तो मुकाबला एक तरह से उसी तरह का है। और यहाँ पर पूरी कोशिश है आरजेडी की कि इस सीट को रिटेन करे, चूंकि पिछली बार जो 81 विधानसभा में उसके पास एक सीट थी तो चतरा की सीट थी, तो इस सीट को बचाने के लिए उन्होंने पूरा दमखम लगाया है। लेकिन बीजेपी ने ये सीट एलजेपीआर को दे दी, और ये एक मुझे लगता है कि हो सकता है मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं, स्मार्ट मूव कह सकते हैं कि उन्होंने उसे दे दी। अब देखिए, चाहे आप आरजेडी की बात कर लीजिए, एलजेपीआर की बात कर लीजिए, दोनों जो मुख्य रूप से मजबूत है वो बिहार में है, तो दोनों के नेता आमने सामने हुए, प्लस चतरा जो है वो बिहार से सटा हुआ है, तो एक वहां का परिवेश भी यहाँ पर हावी होता है। तो उन चीजों को देखते हुए चतरा में जो है किया गया है, और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प मुकाबला है। और जनार्दन पासवान पिछली बार हारे थे तो लगभग 35.5% वोट उनके पास था, और सत्यानंद भोक्ता 46.5% वोट लाने में कामयाब रहे थे। तो एक फासला 10-11% का दिखता है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि यहाँ पर बहुत आप कह सकते हैं कि इंटेंस कैंपेनिंग जो है, एक्सटेंसिव कैंपेनिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से भी हुई है। चूंकि एलजेपीआर का अपना कोई संगठन तो यहाँ है नहीं, तो बीजेपी ही एक तरह से चुनाव लड़ रही है, नाम एलजेपीआर का है। और चिराग पासवान यहाँ पर आते हैं, वो सभाएं भी करते हैं, बहुत करीबी अनुमान माने जाते हैं। जी हाँ, तो अब ये सीट जो है उनके ऊपर है कि वो ये सीट लाते हैं नहीं। वैसे चिराग का रिकॉर्ड बिहार में तो लोकसभा चुनाव 100% मार दिया उन्होंने वहाँ पे, तो उनकी और अभी एक यूथ आइकन बने हुए हैं चिराग, तो उसका लाभ उठाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर होगी। और देखिए, इसीलिए चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के लिए कई सीटों पर कैंपेनिंग करने के लिए गए। जैसा मैंने आपको कहा, वो भवनाथपुर में भी गए, वो हुसैनाबाद में भी गए, तो जहां भी जो अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है वहां पर उनका इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने भी बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने स्टार कैंपेनर्स को पोस्ट किया कि किसको कहां पर भेजना है। कमी हमें दिखा इंडिया दूसरे इनके पास स्टार प्रचारक थोड़े कम दिखे, क्योंकि सभी जगह से डिमांड कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की रही, तो इसी वजह से बहुत बिजी शेड्यूल में उन्होंने भी अपने पूरी ताकत लगाई है प्रचार में। नहीं, अब देखिए, कहने के लिए आप कहिए तो राहुल गांधी की सभा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, सुप्रिया, लेकिन झारखंड में वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे? चुनाव में अक्सर देखा जाता है, बिहार का बिहार अभी आपने लोकसभा चुनाव देखा था, बिहार के अंदर जितने भी हुए ज्यादा उन्होंने अपनी कैंपेनिंग नहीं की, क्योंकि वो वहां पर जो है
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन